हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन से लेकर डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज जो आती है लाहौर सेशन 1929 में। इन बिटवीन जो भी हो रहा है ये टॉपिक्स आपने में भी पढ़े होंगे, जैसे नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद इरविन्स डेक्लेरेशन, कांग्रेस मैनिफेस्टो, कैलकाटा अमेंडमेंट्स। ये टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। बट स्टूडेंट, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं? ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपने समझा है? तो अगर नहीं समझा है, अगर आपने केवल रट लिया है, देन इससे काम नहीं चलने वाला। तो आज आपको ये समझ में आएगा स्टूडेंट। तो इस लेक्चर को पूरा देखना है और ये जो साइमन कमीशन से लेकर सीडीएम तक का जो पीरियड है ये एकदम आपको क्लियर होने वाला है और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम इनको आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को अपॉइंट क्यों किया गया? 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें एक प्रोविजन है। प्रोविजन ये कहता है कि आफ्टर 10 इयर्स एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। वो कमीशन ये रिव्यू करेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो कैसा काम कर रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट 10 साल तक 1919 में एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, 10 साल तक अब इंडिया में नया एक्ट नहीं आएगा। एक्ट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में रूल एंड रेगुलेशन जो है वो इंप्लीमेंट होंगे। ओके, तो रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट आते हैं। हमारा जो मेजर एक्ट है, जो लास्ट एक्ट है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1919 का जब एक्ट बना तो उसमें ये प्रोविजन है कि आफ्टर 10 इयर्स a commission would be constituted to review the act of 1919 itself. ओके, तो अब ये कमीशन जो था, अगर हम इसको देखें, देन स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये बनाए 1919 में। अगर इसमें आप 10 इयर्स ऐड कर देते हैं तो ये 1929 में कमीशन अपॉइंट होना चाहिए था। बट ये कमीशन 2 इयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल अपॉइंट कर दिया गया। देन क्वेश्चन मार्क व्हाई, ये 2 साल पहले अपॉइंट क्यों किया गया? पहले इसका आंसर हमें ढूंढना होगा। 2 साल पहले इसलिए अपॉइंट कर दिया गया बिकॉज इस टाइम पर ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट है कंजर्वेटिव पार्टी की। कंजर्वेटिव पार्टी को ये डर है कि भाई हम हार जाएंगे जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। स्टूडेंट, ये इलेक्शंस कब होने थे? 1929 में। तो कंजर्वेटिव पार्टी को ये डर लग रहा है कि 1929 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें हम हार जाएंगे और दैट्स वाई इन्होंने 2 साल पहले कमीशन अपॉइंट कर दिया। दूसरा जो इश्यू था, इंडिया में इस टाइम पर बहुत ज्यादा राइट्स वगैरह हो रहे थे। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद इंडिया में बहुत ज्यादा राइट्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े राइट्स भी हुए हैं। साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इनको मेंशन किया है। देन स्टूडेंट, इंडिया में राइट्स हो रहे हैं, यूनिटी जो थी वो आप कह सकते हैं कि टूट चुकी थी, यूनिटी अभी नहीं थी। तो इस टाइम पर अगर कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जो बताएगा कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडियंस ज्यादा अपोज नहीं कर पाएंगे। ये भी इनके दिमाग में चल रहा था। देन स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 साल पहले ही कमीशन को अपॉइंट कर दिया। मेन कॉज मैंने आपको बताया था, बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी को लगता है 1929 के जो इलेक्शंस हैं उसमें कंजर्वेटिव पार्टी हार जाएगी। ये इलेक्शंस कहां होने हैं? ब्रिटेन में। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कमीशन जो है इसको अपॉइंट किया गया। कमीशन कब अपॉइंट होता है? नवंबर 1927 में कमीशन अपॉइंट होता है और फेब 1928 ये कमीशन इंडिया पहुंचता है। ओके, तो नवंबर 1927 में अपॉइंट हो गया था एंड फेब 1928 में इसने लैंड किया था बॉम्बे में। अब इशू क्या आता है, इंडियंस ने अपोज क्यों किया? आप ये पिक देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? साइमन गो बैक। तो इंडियंस अपोज क्यों कर रहे हैं? वाई? भाई ये तो कमीशन बनाया कि ये बताना है कि 1919 में क्या कमियां हैं, नया एक्ट कैसा होना चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। इशू ये था कि आप जो नया एक्ट बनाएंगे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया के लिए बनाने वाले हैं और आपने जो ये कमीशन अपॉइंट किया उसमें 7 मेंबर थे और सारे के सारे मेंबर जो है गोरे हैं, ब्रिटेन के बंदे हैं। आपने इंडिया से किसी भी मेंबर को नहीं लिया। ये बहुत बड़ा इशू था, ये इंडियंस की इंसल्ट थी और दैट्स वाई हमने इसको अपोज करने का जो है ठान लिया था कि हम इसको अपोज करेंगे। तो स्टूडेंट, ये 7 मेंबर कमीशन है, 7 के 7 मेंबर गोरे हैं। नेम देखिए इनके, जॉन साइमन, जॉन साइमन, जॉन साइमन के नाम पर इसका नाम पड़ता है साइमन कमीशन।
सेकंड देखिए स्टूडेंट, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, जिस टाइम पर हमें आजादी मिलती है उस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं क्लीमेंट एटली। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, साइमन कमीशन का कौन सा मेंबर बाद में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनता है? आपका आंसर होगा क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, लेन फॉक्स। लेन फॉक्स, हार्टशॉर, हार्टशॉर। नेक्स्ट देखिए एडवर्ड कैडोगन। इस टाइप से स्टूडेंट एक दो मेंबर्स और थे, टोटल मिलाकर 7 मेंबर कमीशन था और सारे के सारे गोरे, दैट्स व्हाई हमने इसको अपोज किया। और हमारा जो है फेमस स्लोगन इस टाइम पर था साइमन गो बैक। अब इसको अपोज करने के लिए कुछ नए तरीके हमने इस टाइम पर जो है स्टूडेंट आप कह सकते हैं यूज किए। जैसे हमने ब्लैक फ्लैग दिखाए। साइमन कमीशन जब आया, आप याद रखना 2 बार इंडिया आया था, तो साइमन कमीशन जब आया तो उसका एक रिसेप्शन हुआ लखनऊ में। लखनऊ में एक जगह है कैसर बाग, तो कैसर बाग में जो नवाब है वहां के, उन्होंने साइमन कमीशन के मेंबर्स को बुलाया लंच के लिए। अभी रिसेप्शन था, ये चल रहा था छत पर, रूफटॉप पर। तो उधर कैसे पहुंचा जाए? तो इंडियंस ने क्या किया स्टूडेंट, टाइट्स बनाई, ब्लैक टाइट्स बनाई, उन पर लिखा गो बैक साइमन, और जहां पर रिसेप्शन चल रहा था, लंच चल रहा था, वहां पर इनको फ्लाई किया। साइमन कमीशन अगर ट्रेन में जा रहा है तो आपने इंडिया में देखा होगा कि इंडिया में क्या होता है कि जो ट्रैक्स हैं एंड जो रोड है वो साथ साथ चलते हैं। तो इंडियंस ने लॉरी को बुक किया, लॉरी मींस ट्रक्स, ट्रक्स को बुक किया, और इंडियन साथ में चलते थे ट्रेन के, ट्रेन में ये बैठे होते थे मेंबर्स, इनको ब्लैक फ्लैग्स दिखाई जाते थे, साइमन गो बैक। बहुत ज्यादा हमने इसको अपोज किया। ओके स्टूडेंट, तो साइमन कमीशन को जब हम अपोज करते हैं तो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है नाराज होती है, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें चैलेंज किया। इस टाइम पर SOS, इसका नाम था बिरकन हेड। बिरकन हेड हमें चैलेंज करता है। बिरकन हेड कहता है कि हमसे गलती हो गई है, हमने किसी भी इंडियन को इसमें नहीं लिया है, ओके हमसे गलती हो गई। तो वो हमें चैलेंज देता है, वो कहता है ऐसा करते हैं आप इंडियंस, वो कहता है कि आप जो है एक ड्राफ्ट रेडी करो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का, और अगर इंडिया की ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उस ड्राफ्ट पर रेडी हो जाती हैं, देन हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे और साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन है उनको साइड में कर देंगे। तो आप बना लो नया एक्ट, हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। इंडियंस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद स्टूडेंट इंडियंस ने क्या किया, बहुत सारी जो हमारी पार्टीज उन्होंने मीटिंग करना स्टार्ट किया। तो डिफरेंट पार्टीज की मीटिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा, उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट तो कुछ और पार्टी, लिबरल पार्टी हो गई। तो ये पार्टीज मीटिंग करती हैं, इनको हम कहते हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होना स्टार्ट होता है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, ये पहली कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, ये आपको याद रखना है। 4 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पहली कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, दूसरी जो कॉन्फ्रेंस होती है बॉम्बे में होती है, थर्ड कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होती है यूपी, और उसके बाद फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो होती है स्टूडेंट ये होती है कैलकाटा। ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में हुई, तो दिल्ली में एक कमेटी बनाएगी, कमेटी के हेड थे मोतीलाल नेहरू, और दैट्स व्हाई अब जो रिपोर्ट रेडी होगी, जो ड्राफ्ट रेडी होगा, उसको बोला जाएगा नेहरू रिपोर्ट। ओके, तो दिल्ली में जो है कमेटी बनती है, डिस्कशन होता है, लखनऊ तक आते आते जो नेहरू रिपोर्ट है वो रेडी हो चुकी थी, और उसके बाद कैलकाटा में फिर से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इस रिपोर्ट को पेश किया गया। अब आपको समझना है कि इश्यूज क्या आने वाले हैं। देखिए अभी तक हमें क्लियर है कि ये जो साइमन कमीशन आया है क्यों आया है, बिकॉज इंडिया में अब एक नया एक्ट बनना है। ओके, ये आपको क्लियर हो चुका है। तो अगर नया एक्ट बनेगा तो उसमें एक बहुत बड़ा इश्यू आने वाला था स्टूडेंट, और इश्यू ये था कि क्या नए एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट अगर आपको नहीं पता देन प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है जिस कम्युनिटी का कैंडिडेट होगा सेम कम्युनिटी वोट करेगी। रिजर्वेशन में क्या होता है, रिजर्वेशन का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सीट है वो रिजर्व कर दी एससी कम्युनिटी के लिए, तो एससी कम्युनिटी का कैंडिडेट होगा बट सारे बंदे वोट करेंगे, मतलब यहाँ पर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम सब वोट करेंगे। बट सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर मान लीजिए मुस्लिम को एक सीट जो है सेपरेट इलेक्टोरेट में दी गई है, तो वहां पर कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा एंड वोट करने वाले भी मुस्लिम होंगे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था।
ओके 1909 का जो एक्ट आया था उसमें ये मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था। 1919 में फिर से इसको रिपीट किया गया था कि हम मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे और दूसरी कम्युनिटीज को भी ऐड कर दिया गया था। 1919 के बाद अब साइमन कमीशन आ चुका है स्टूडेंट, और साइमन कमीशन को रिकमेंड करना है कि आगे क्या होना है। तो साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ तो उस टाइम पर इंडियन जो है, कुछ इंडियंस ये चाहते थे कि अब जो नया एक्ट बनेगा उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर जैसे मोहम्मद शफी ये कह रहे थे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म नहीं होने देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर इस टाइम पर प्रेशर था, तो मोहम्मद अली जिन्ना, अब आपको समझना होगा मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर रहे हैं। देन स्टूडेंट नवंबर 1927 साइमन कमीशन अपॉइंट होता है। दिसंबर 1927 मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पर एक उनकी मीटिंग होती है, मुस्लिम लीग कह सकते हैं, उनकी मीटिंग होती है दिल्ली में, और यहाँ पर कुछ प्रपोजल्स पास किए गए थे। ओके, इनको कहते हैं दिल्ली प्रपोजल्स, ये समझना होगा। पहला प्रपोजल ये था, सिंध, बलूचिस्तान एंड NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अदर नेम अफगान प्रोविंस। तो ये कहते हैं कि ये जो 3 प्रोविंसेस हैं इनको आप क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, अभी तो ये है, जैसे जब हमें आजादी मिलने वाली थी तो सिंध बन गया था, NWFP बन गया था, बलूचिस्तान नहीं बन पाया था। बट इस टाइम पर डिमांड आती है कि ये 3 न्यू प्रोविंस क्रिएट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, आपको याद रखना है 1935 का जब एक्ट बना था तो उसके अंडर में हमारी टोटल 11 प्रोविंस हो गई थी। 11 प्रोविंस का मतलब है जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, ठीक है, गवर्नर के थ्रू, और इन सारी प्रोविंसेस के ऊपर कौन होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको एक टाइटल मिला था वायसरॉय। तो इधर 3 न्यू प्रोविंसेस क्रिएट कर दीजिए। पहली प्रोविंस सिंध, बलूचिस्तान एंड NWFP। अभी डिमांड क्यों आ रही है, बिकॉज ये जो 3 न्यू प्रोविंस क्रिएट होंगी इनमें किसकी मेजोरिटी होगी, मुस्लिम्स की। तो ये कहते हैं कि पहली हमारी डिमांड ये है। सेकंड डिमांड क्या थी मुस्लिम लीग की एंड मोहम्मद अली जिन्ना की। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना दूसरी डिमांड करते हैं कि मुस्लिम जो जो प्रोविंसेस हैं उनमें अगर मुस्लिम माइनॉरिटी हैं तो वहां पर उनको रिजर्वेशन दे दीजिए, मतलब आप सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ दीजिए बट उनके लिए रिजर्व सीट जो है वो कर दीजिए, मतलब रिजर्वेशन दे दीजिए। फिर से याद रखिए, जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी है उनको रिजर्वेशन दीजिए। थर्ड पॉइंट, जहां मुस्लिम मेजोरिटी है उधर उनको रिजर्वेशन दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब आप कहेंगे सर कहां मेजोरिटी है, 2 स्टेट हैं या 2 प्रोविंस हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में थी मेन। तो पहला था पंजाब एंड दूसरा बंगाल। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है अगर पंजाब में अबाउट 54% मुस्लिम पॉपुलेशन है तो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन चाहिए 54%। अगर बंगाल में इस टाइम पर मुस्लिम पॉपुलेशन 56% है तो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन चाहिए 56%। फिर से समझिए, पहली डिमांड सिंध, बलूचिस्तान एंड NWFP को क्या बना दीजिए, प्रोविंस। क्लियर। दूसरी डिमांड, जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है वहां उनको क्या दे दीजिए, रिजर्वेशन। और थर्ड मेन डिमांड, जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां उनको रिजर्वेशन चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो ये डिमांड स्टूडेंट साइमन कमीशन के अपॉइंट होते ही आ गई थी फ्रॉम द साइड ऑफ मुस्लिम लीग। एक्चुअल में मुस्लिम लीग इस टाइम पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक ग्रुप था मोहम्मद अली जिन्ना का एंड सेकंड ग्रुप था मोहम्मद शफी का। मोहम्मद शफी जो है वो ये कह रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ने के लिए रेडी हैं बट कंडीशन है ये डिमांड हमारी मान लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इनको हम कहते हैं दिल्ली प्रपोजल्स। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा दिल्ली प्रपोजल्स किसके थे, मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम देखेंगे तो एक तरफ साइमन कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ दिसंबर में, देखिए फिर से नवंबर में साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ, दिसंबर में दिल्ली प्रपोजल्स आ जाते हैं। क्लियर। और साइमन कमीशन आता कब है इंडिया में, फेब 1928। तो इतना में भी आपको क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइमन कमीशन आया फेब 1928, हमने इसको अपोज किया। जब हमने इसको अपोज किया तो हमें एक चैलेंज मिला। चैलेंज क्या था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना लीजिए। एक कमेटी बनाएगी, नेहरू कमेटी। नेहरू कमेटी ने एक रिपोर्ट रेडी करी और इसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, इतनी एक्सरसाइजेस क्यों हो रही हैं, बिकॉज इंडिया में नया एक्ट बनना है।
ओके, अभी लास्ट एक्ट कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, क्लियर। तो अब यहाँ पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती हैं, दो पार्टी हैं इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने साइमन कमीशन को वेलकम किया था। वन वॉज यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड सेकंड वॉज जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, जिसको आज की डेट में आप डीएमके के नाम से जानते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, तो फेब 1928 साइमन कमीशन इंडिया आ चुका है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फिर से देखिए दिल्ली, दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है, बॉम्बे, थर्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है, लखनऊ, लखनऊ आते आते नेहरू रिपोर्ट रेडी हो चुकी थी, और फोर्थ कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है, कैलकाटा। ये जो कैलकाटा में कॉन्फ्रेंस होती है ये होती है दिसंबर 1928, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, सारी पार्टीज को बुलाया गया और उनके सामने जो नेहरू रिपोर्ट है उसको रखा गया। अब समझिए, मोहम्मद अली जिन्ना के दिल्ली प्रपोजल्स पहले ही आ चुके थे दिसंबर 1927 में। उन्होंने क्या डिमांड की थी, जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है उनको रिजर्वेशन दे दीजिए, जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है उनको रिजर्वेशन दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो स्टार्टिंग में तो कांग्रेस ने डिमांड्स मान ली थी, बट बाद में हिंदू महासभा बीच में आ जाती है। हिंदू महासभा ने बोला कि जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है उधर रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, बट जहां मुस्लिम मेजोरिटी में उधर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पॉइंट क्लियर। हिंदू महासभा की नेक्स्ट डिमांड थी कि इंडिया में दूसरी कम्युनिटीज भी हैं, अगर वो कहीं माइनॉरिटी में हैं तो उनको भी क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन। जैसे एनडब्ल्यूएफपी अगर आप क्रिएट करते हैं तो उधर हिंदू को क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन। ओके, तो ये डिमांड हिंदू महासभा की आ गई थी। कांग्रेस अब फंस गई थी, अब उसने हिंदू महासभा की बात मान ली थी। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए क्या होता है। तो नेहरू रिपोर्ट को दिसंबर 1928 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया। अब इसमें आप देखेंगे, फर्स्ट नेहरू रिपोर्ट ने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब हमें टोटल फ्रीडम नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि ब्रिटिशर्स के पास डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे, और लोकल सब्जेक्ट इंडियंस को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सारे सब्जेक्ट इंडियंस को मिल जाएंगे। बट डोमिनियन स्टेटस में आपके पास सॉवरेनिटी नहीं होती है, ये पॉइंट भी याद रखना है। तो हमने डिमांड की डोमिनियन स्टेटस। इस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एक्टिव हो रहे थे, तो ये दोनों लीडर नाराज थे। दोनों लीडर्स का कहना था कि जब हमने ड्राफ्ट रेडी करना है, हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, तो आप टोटल फ्रीडम की डिमांड करिए, आप ये डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे हैं। अगर हम टोटल फ्रीडम मांगेंगे, पूर्ण आजादी मांगेंगे, संपूर्ण आजादी मांगेंगे, देन कहीं जाकर डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। अगर हम सोचेंगे फर्स्ट रैंक लानी है, देन हमारा एक नंबर आएगा यूपीएससी में, बट सोचेंगे कि यार बस लास्ट में आ जाए तो फिर तो क्लियर ही नहीं कर पाओगे आप। तो इस टाइप से सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू ये परेशान थे, नाराज थे। दूसरा जो स्टूडेंट पॉइंट था इसमें, इसमें बात की गई बिल ऑफ राइट्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेहरू रिपोर्ट ने बिल ऑफ राइट्स की बात की। बिल ऑफ राइट्स को इंडिया में हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर ये बिल ऑफ राइट्स की बात करता है। बिल ऑफ राइट जो वर्ड है ना, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज हुआ था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के लिए बिल ऑफ राइट्स वर्ड यूज हुआ था। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, ये बात करते, नेहरू रिपोर्ट जो है बात करती है कि जो इंडिया बनेगा वो सेकुलर कंट्री बनेगा, मतलब सभी रिलीजन को एक समान माना जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट ने बात करी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, एक होता है एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में ये डिसाइडेड है कि अगर आप 18 ईयर्स के हो जाते हो या 21 ईयर के हो जाते हो तो आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा, बट वहां पर कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे आप कितना इनकम टैक्स पे करते हो, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या आपके पास कोई टाइटल है, जैसे इंडियंस को टाइटल मिलते थे ना, राय बहादुर, दीवान बहादुर, नाइटहुड, सर। तो अगर आपके पास कोई टाइटल है तो उसके बेस पर आपको जो है वोटिंग राइट मिलेगा, या आप इनकम टैक्स पे करते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा, देन आप जो है वोटिंग राइट आपको मिल जाएगा, या फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है एक लिमिट से ज्यादा तो वोटिंग राइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि आपने उस एज को अटेन कर लिया जो किसी भी कंट्री में फिक्स की गई है वोट देने के लिए, तो उसके बाद ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस रिलीजन से आते हैं, आपकी कास्ट क्या है, आप कितने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आप अमीर हैं गरीब हैं, कुछ भी नहीं देखा जाएगा और आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा अगर आप उस कंट्री के सिटीजन।
तो स्टूडेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है आज की डेट में इंडिया में चल रहा है, बट ब्रिटिशर्स के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या होता था, अगर आपके पास कोई टाइटल है तो आप वोट दे सकते थे, अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा जो है टैक्स पे करते हैं तो आप वोट दे सकते थे। तो इस टाइप से बहुत सारे क्राइटेरिया होते थे, सारे बंदे वोट नहीं देते थे। 1935 का जब एक्ट बना था 1935 का, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे स्टूडेंट 13% से लेकर 40% बंदे ही वोट करते थे। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। नेहरू रिपोर्ट ने ये डिमांड करी। अब आप कंपेयर करिए दूसरे कंट्रीज में चलते हैं जहां पर रेवोल्यूशंस वगैरह हुए, जैसे उनकी आजादी की लड़ाई हुई तो उसको रेवोल्यूशन बोल दिया गया। फॉर एग्जांपल अमेरिका, अमेरिकन ने ब्रिटेन को मारकर भगाया और उसको बोल दिया गया अमेरिकन रेवोल्यूशन। बट हमारा जो सिस्टम है, हमने जो ब्रिटेन को मारकर भगाया तो हमें बोल दिया गया कि भाई आपका तो फ्रीडम स्ट्रगल है, आपका रेवोल्यूशन नहीं है, फ्रीडम स्ट्रगल है। भाई हमारा रेवोल्यूशन क्यों नहीं है? आपको जब आजादी मिली तो आपने ब्लैक को राइट नहीं दिया, आपने विमेन को राइट नहीं दिया। इसी टाइप से फ्रांस में हुआ था, बट हम तो डिमांड कर रहे हैं अपनी आजादी के टाइम पर, मतलब जो हमारी लड़ाई चल रही है कि हमें सबको वोटिंग राइट देना है। तो इस पर जितना डिस्कशन होना चाहिए वो हुआ ही नहीं है स्टूडेंट। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक आइडियल है। ओके, वो इसको देखकर आगे बढ़ते हैं कि यार इंडिया ने इस टाइप से आजादी पाई है। तो इस पर जितना डिस्कशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ओके, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है क्या हम अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को रेवोल्यूशन बोल सकते हैं? ये पॉइंट आपको रखना है, कैसे आप रेवोल्यूशन बोलोगे? तो मेंस का पार्ट हो गया, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूं। इधर आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिमांड करी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। नेक्स्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट को मना कर दिया गया, मतलब किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। मुस्लिम जहां माइनॉरिटी में है उनको वहां रिजर्वेशन मिल जाएगा, बट मुस्लिम जहां मेजोरिटी में है उधर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब इधर क्वेश्चन आता है कि कौन ठीक है, हिंदू महासभा या मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना को भी समझना पड़ेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया में जो वोट करने वाले बंदे हैं उनको तो आप ये देखते हो ना कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना इनकम टैक्स पे करते हैं, देन उसके बाद वो वोट करते हैं। तो वो कहते हैं कि मुस्लिम्स कुछ प्रोविंसेस में मेजोरिटी में हैं, बट उनको वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ क्योंकि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है या उनके पास टाइटल्स नहीं है। तो इसलिए हिंदू और सिख ज्यादा वोट करते हैं पंजाब में। तो वो कह रहे हैं दैट्स व्हाई मैं डिमांड कर रहा हूँ। देन हिंदू महासभा का कहना था कि बिकॉज नेहरू रिपोर्ट डिमांड कर रही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, तो आप उसका वेट करो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिल जाएगा तो उसके बाद कोई इश्यू ही नहीं रहेगा। तो दोनों जो साइड है अपनी अपनी तरफ ठीक है, बट हिंदू महासभा का जो साइड है वो ज्यादा ठीक है। देन स्टूडेंट ये था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इस टाइप से ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है दिसंबर 1928, ठीक है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस का सेशन नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये रिपोर्ट पेश की जाती है। अब मोहम्मद अली जिन्ना नाराज हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भाई आपने तो मेरी बात मानी नहीं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन दी, मतलब कि इनमें चेंज कर दीजिए, नेहरू रिपोर्ट उसमें चेंज कर दीजिए। इसको कहते हैं कैलकाटा अमेंडमेंट्स, क्योंकि जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का हुई है कैलकाटा में। तो मोहम्मद अली जिन्ना के जो अमेंडमेंट्स आते हैं उनको कहते हैं कैलकाटा अमेंडमेंट्स। कैलकाटा अमेंडमेंट कुछ नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो दिल्ली प्रपोजल दिए थे उनको फिर से रिपीट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, वहां पर एक पॉइंट और ऐड कर दिया था कि सेंटर में भी पावर चाहिए मुस्लिम्स को। तो इस टाइप से हम देखेंगे कैलकाटा अमेंडमेंट्स आते हैं, कांग्रेस ने उसको नहीं माना। देन मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना रिजेक्टेड नेहरू रिपोर्ट। एक लाइन उन्होंने ऐड करी इस टाइम पर, उन्होंने बोला पार्टिंग ऑफ वेज, रास्ते अलग अलग। तो एक लाइन उन्होंने बोल दी थी। क्लियर है इतना? तो अब ब्रिटिशर्स ने, मतलब जो एसओएस था ब्रिकन हेड, उसने क्या चैलेंज किया था? ब्रिकन हेड ने तो ये बोला था ना कि आपकी अगर ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हो जाती देन हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। उनको तो बहाना मिल गया, उन्होंने मना कर दिया, बोले देखिए आप तो खुद ही रेडी नहीं है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं मान रही है। तो ब्रिटिशर्स को बहाना मिल गया। सेम टाइम पर कैलकाटा में कांग्रेस का सेशन होता है दिसंबर 1928। कैलकाटा में अब कांग्रेस का सेशन हुआ, प्रिसाइडेड बाय मोतीलाल नेहरू। स्टूडेंट अब इसमें जो है ब्रिटिशर्स को 2 ईयर का टाइम दिया गया। ब्रिटिशर्स को बोला गया कि आपके पास 2 ईयर्स है, अगर 2 साल में आप हमारी डिमांड, मतलब नेहरू रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर देते हैं देन ओके, और अगर आपने ये नहीं किया विद इन 2 ईयर्स देन फिर हम कुछ और करेंगे, हम फिर डिमांड करेंगे पूर्ण स्वराज की। सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि तो 2 साल तो बहुत ज्यादा है। देन प्रेशर पड़ा, उसके बाद कांग्रेस ने इसको कम करके कर दिया 1 ईयर। ओके, देन 1 ईयर में अगर आप हमें डोमिनेंट स्टेटस दे देते हैं देन ओके,
अगर नहीं देते देन फिर हमारी डिमांड आएगी पूर्ण स्वराज। तो हमने ब्रिटिशर्स को क्लियर कर दिया था। कैलकाटा सेशन 1928 प्रेसाइडेड बाय मोतीलाल नेहरू। सेम टाइम पर जब साइमन कमीशन आया तो नवंबर 1928 लाला लाजपत राय लाहौर में जो है एक प्रोसेसन निकाल रहे हैं और लाहौर में वो जो है स्लोगन चल रहा था गो बैक साइमन। तो वहां पर जो पुलिस है वो आती है। पुलिस का जो इस टाइम पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, इसका नाम था स्कॉट। स्कॉट का ऑर्डर होता है, लाठी चार्ज होता है। लाला लाजपत राय को जानबूझकर टारगेट किया गया और बाद में उनकी दिसंबर में डेथ हो जाती है। तो अब इसका बदला लेने के लिए HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले इसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA के जो रेवोल्यूशनरीज हैं जिसमें आप देखेंगे सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये सब इसका बदला लेते हैं और इन्होंने गलती से जो है मारना तो स्कॉट को था बट गलती से सैंडर्स को मार दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये पॉइंट याद रखना, साथ में ये चीजें चल रही हैं। इसी टाइम पर जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और कम्युनिस्ट को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा था, ये भी चल रहा है। क्लियर? तो आगे देखते हैं। आपने 1 ईयर का टाइम दे दिया ब्रिटिशर्स को कि भाई हमारी बात मान लो और हमें जो है डोमेन स्टेटस दे दो, अदरवाइज हम फिर क्या मांगेंगे? टोटल फ्रीडम। अब ब्रिटिशर्स क्या करने वाले हैं वो हमें देखना होगा, बट उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना को भी समझना पड़ेगा मोहम्मद अली जिन्ना क्या करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आगे। यस, तो अब देखिए क्या होता है। तो अब इस टाइम पर नेहरू रिपोर्ट जो है वो बन चुकी है। कैलकाटा जो कांग्रेस होती है और कैलकाटा में ही क्या होती है? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। कैलकाटा कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को टाइम दे दिया, 1 ईयर है, डोमिनेट स्टेटस दे दो, हमारी बात मान लो। कैलकाटा जो कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया वो हमने डिस्कस कर लिया। अब मोहम्मद अली जिन्ना थोड़े रेडिकल हो गए, उन्होंने कौन सी लाइन यूज करी? पार्टिंग ऑफ वेज। मोहम्मद अली जिन्ना अब मोहम्मद शफी के ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। ओके, मोहम्मद शफी का ग्रुप पहले से क्या बोल रहा था कि हम किसी भी कीमत पर सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं छोड़ेंगे। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये जो साइमन कमीशन आया है तो इसमें हमारे BR अम्बेडकर जी जो हैं वो एसोसिएटेड मेंबर थे। ओके, डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या है? एसोसिएटेड मेंबर, परमानेंट मेंबर नहीं है, बाहर से एक एसोसिएटेड मेंबर थे। आगे बढ़ते हैं। तो अब मोहम्मद अली जिन्ना देखो, दिसंबर में क्या हुआ? दिसंबर में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो गई है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया नेहरू रिपोर्ट को इसमें। उसके बाद मार्च में, मार्च 1929 मोहम्मद अली जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स देते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि अगर अब मैं कोई डिस्कस करूंगा आपसे, मतलब कांग्रेस से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ये मेरे 14 पॉइंट्स हैं, इनके बेस पर अब डिस्कशन होगा। ओके, तो मोहम्मद अली जिन्ना के बोलते हैं 14 पॉइंट्स, मार्च 1929। पहला पॉइंट देखिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब क्लियर कट पावर को डिवाइड करिए बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। एक पॉइंट आपको याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना के माइंड में एकदम क्लियर था, अगर इंडियंस को आजादी मिलती है तो सेंटर में ऑलवेज कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी, बट कुछ ऐसी प्रोविंसेस हैं जहां पर मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसी प्रोविंसेस को क्रिएट किया जाए जहां पर मुस्लिम्स की मेजोरिटी हो। एंड सेकंड पॉइंट, प्रोविंसेस को ज्यादा पावरफुल बनाया जाए, ये भी आपको याद रखना है। तो दैट्स वाई मोहम्मद अली जिन्ना ये डिमांड कर रहे हैं कि क्लियर कट पावर को डिवाइड करिए बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। सेकेंड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया था वो प्रोविंसेस को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं प्रोविंसेस को क्या दीजिए? ऑटोनॉमी दीजिए। थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई चेंज करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो किसकी जो है परमिशन लेनी पड़ेगी? स्टेट गवर्नमेंट की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन प्रोविंसेस। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रोविंसेस में मुस्लिम्स का एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो एग्जेक्टिव है उसमें भी और जो लेजिस्लेचर है उसमें भी, दोनों जगह। उसके बाद मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब कैबिनेट, वहां पर भी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स में भी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर ये बात करते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी उसमें मुस्लिम्स का मिनिमम 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन। कैबिनेट में भी मुस्लिम्स का, जो भी कैबिनेट होंगी सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस में, उसमें भी मुस्लिम्स का मिनिमम 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मिनिमम 1/3। उसके क्या देखते हैं स्टूडेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना फिर से क्या डिमांड करते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं हमें फिर से क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेम मोहम्मद अली जिन्ना थोड़े टाइम पहले कह रहे थे मैं सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने के लिए रेडी हूं, बट मेरी कुछ कंडीशंस उनको आप मान लीजिए। अभी सेम मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं
कि फिर से हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट, अब हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद देखिए टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि आप इस टाइप से टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए पंजाब है, तो पंजाब में मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, तो ये कहते हैं कि इस टाइप से टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसके थ्रू मुस्लिम्स को माइनॉरिटी बना दिया जाए, तो ऐसा टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। सेपरेशन ऑफ सिंध, जो पहले डिमांड इन्होंने की थी। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स इन एनडब्ल्यूएफपी इन बलूचिस्तान, इसका सीधा सीधा मतलब आप समझना, ये चाहते थे बलूचिस्तान, सिंध एंड एनडब्ल्यूएफपी को प्रोविंसेस क्रिएट कर दीजिए। हमने टाइप्स ऑफ टेरिटरीज हमने डिस्कस की थी। एक टाइप की टेरिटरी होती थी ब्रिटिश प्रोविंसेस, सेकंड टाइप की टेरिटरी क्या होती थी, प्रिंसली स्टेट, और थर्ड टाइप की टेरिटरी इनको हम कहते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि ब्रिटिश प्रोविंसेस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कीजिए, और ऐसी ब्रिटिश प्रोविंसेस क्रिएट कीजिए जहां पर मुस्लिम्स की मेजोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रिलीजियस फ्रीडम, और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स। तो ये 14 पॉइंट्स है मोहम्मद अली जिन्ना के, और ये कहते हैं कि भाई अगर मैं आपसे कोई बात करूंगा तो ये मेरे 14 पॉइंट्स हैं, इन पर बात करूंगा, करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। ओके, अब आगे आप, इंडियंस बार बार डिमांड कर रहे थे कि हमें डोमेन स्टेटस दो। डोमेन स्टेटस के लिए हमारी रिपोर्ट भी आ चुकी है, इसको हमने बुलाया नेहरू रिपोर्ट। क्लियर, नेहरू रिपोर्ट भी आ चुकी थी। तो इस टाइम पर क्या होता है स्टूडेंट, इरविन जो है ये है हमारे इस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप कह सकते हैं वायसरॉय। इरविन का एक डिक्लेरेशन आया, ये डिक्लेरेशन कब आता है, अक्टूबर में। एक्चुअल में 31 अक्टूबर को आया था, और दैट्स वाई इसका अदर नेम है दिवाली डिक्लेरेशन, बिकॉज इस दिन दिवाली थी, तो दिवाली डिक्लेरेशन में इसको बोला जाता है 31 अक्टूबर 1929। वायसरॉय इरविन क्या कह रहे हैं, वायसरॉय इरविन कहते हैं कि आप बार बार हमसे डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, ये तो हमने आपको पहले ही दे दिया है। कब दिया भाई, तो इन्होंने बताया है इसमें डिक्लेरेशन में कि जो अगस्त डिक्लेरेशन आया था 1917 में, याद करिए अगस्त डिक्लेरेशन, जिसका अदर नेम था मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। तो ये कहते हैं कि जो अगस्त डिक्लेरेशन था उसमें इम्प्लीसिट है डोमिनियन स्टेटस, मतलब उसी में छुपा हुआ है डोमिनियन स्टेटस। तो इंडियंस ने बोला अच्छा हमें तो पता ही नहीं है, आपने हमें डोमिनियन स्टेटस दे भी दिया और हमें पता ही नहीं है। तो कांग्रेस कहती है ओके अगर ऐसा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन है अक्टूबर में आया है, ठीक है। इससे पहले एक चीज और हो चुकी है, लंदन में इलेक्शन हो चुके हैं, मतलब ब्रिटेन में इलेक्शन हो चुके हैं, कंजर्वेटिव पार्टी हार चुकी थी और लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। हाँ क्लियर मेजोरिटी नहीं थी बट लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन चुकी थी। तो इधर हम देखेंगे अक्टूबर में ये जो है डिक्लेरेशन आया। नवंबर में कांग्रेस जो है स्टूडेंट, कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो आता है, ओके, इसको कहते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो। तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया नवंबर में, 2 नवंबर 1929, ओके, कांग्रेस मैनिफेस्टो। अब एक कांग्रेस मैनिफेस्टो क्या कहता है, इसमें 3 डिमांड आती हैं। पहली डिमांड ये थी कि जो जैसे स्टूडेंट एक पॉइंट उसमें ऐड कर देता हूं मैं, जो इरविन्स का डिक्लेरेशन उसने ये भी बोला था कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आरटीसी का मतलब है कि हम आमने सामने बैठेंगे, मींस ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, और फिर आमने सामने बैठकर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से रिफॉर्म आना चाहिए। साइमन कमीशन में तो इश्यू आ गया था ना, आपने 7 मेंबर कमीशन बनाया, सारे के सारे गोरे रख दिए थे। तो अभी कह रहे हैं कि आरटीसी करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, आप भी आइए हम भी आते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने इरविन ने ये भी बोला था। तो कांग्रेस ने पहले डिमांड करी कि ठीक है जो आरटीसी होंगी तो उसमें कांग्रेस जाएगी, बट मेजोरिटी जो होगी वो कांग्रेस के मेंबर्स या लीडर्स की होगी। तो मेजोरिटी किसकी होगी, कांग्रेस। सेकंड डिमांड ये करते हैं कि अब हम ये डिस्कस करेंगे आरटीसी में कि डोमिनियन स्टेटस को इंप्लीमेंट कैसे करना है। हम आरटीसी में जाकर ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस कब देंगे, डिफरेंस समझना है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि अब हम जाएंगे लंदन, ठीक है हम जाते हैं, बट हम ये डिस्कस करेंगे कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, आप डेट मत बताना हमें। और थर्ड डिमांड इनकी थी इसमें, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जनरल एमनेस्टी दीजिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जनरल एमनेस्टी मतलब उनको माफ करिए, उनकी सजा को माफ करिए। तो 3 मेन डिमांड आती हैं कांग्रेस की, इसको हम कहते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए इरविन जो है वो गया लंदन, लंदन में इरविन को डांट पड़ी। इरविन जब लौट के आया दिसंबर 1929, तो उसने क्या किया, उसने गाड़ी का रिवर्स गियर ले लिया। उसने बोला कि भाई महात्मा गांधी जी एंड अदर लीडर्स को बोला कि मैं आपको कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो ये तो रिवर्स गियर हो गया एक तरह से, कि पहले आप कह रहे थे कि हाँ डोमेस्टिक स्टेटस की मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये तो पहले ही जो है इम्प्लिसिट है,
अगस्त डिक्लेरेशन में। बट अभी आप कह रहे हैं कि नहीं यार मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, तो इंडियंस ने बोला कि ये तो गलत हो गया। तो इंडियंस ने बोला कि भाई एक साल भी पूरा हो गया, ठीक है, दिसंबर याद कर, दिसंबर 1928, एक साल पूरा हो चुका है। तो इंडियंस ने बोला कि अब बस बहुत हो गया, और अब उन्होंने जो है सेलिब्रेट किया, या आप कह सकते हैं डिमांड उनकी आती है किसकी, पूर्ण स्वराज। ओके, तो हमारी डिमांड आती है पूर्ण स्वराज की। सेशन होता है लाहौर में कांग्रेस का, इस सेशन को प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1929। ठीक है, तो यहाँ पे लाहौर में सेशन होता है। लाहौर में कौन सी रिवर है, रावी, रावी रिवर के किनारे सेशन होता है। ठीक है, 31 दिसंबर मिडनाइट, रात का टाइम है, और दैट्स वाई कुछ बुक्स में जनवरी आ गया है ना, तो जनवरी लिख देते हैं, 1 जैन। तो 31 दिसंबर 1929 आधी रात का टाइम था। जवाहरलाल नेहरू ने हमारा एक तिरंगा ट्राई कलर था इस टाइम पर बना था, पिंगली वेंकैया को आप पढ़ना, पिंगली वेंकैया, इन्होंने अभी अभी एक नया फ्लैग बनाया था, तो उसको होइस्ट किया गया। और यहाँ पर कुछ डिमांड्स की जाती है, इसमें पहली डिमांड थी पूर्ण स्वराज, कि अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। ओके स्टूडेंट, दूसरा डिसाइड किया गया कि पूर्ण स्वराज को हम सेलिब्रेट भी करेंगे। तो ये डिसाइड किया गया था कि जनवरी का जो भी लास्ट संडे होगा उस दिन हम पूर्ण स्वराज का डे सेलिब्रेट करेंगे। अब ये जो लास्ट संडे था ये पड़ता है, कब फॉल करता है, 26 जैन, और दैट्स वाई 26 जैन को हम एवरी ईयर, एक ट्रेडिशन बन गया कि हम एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने लगे। और इसलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है कि नवंबर में बन गया था, बट हमने डिले कर दिया थोड़ा सा, और जनवरी में 26 जैन को, बिकॉज हमारे लिए सेपरेट डे था, हॉलीडे था, तो इसलिए हमने जो है इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट, तो इस टाइप से पूर्ण स्वराज, और उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को बोला गया कि महात्मा गांधी अब एक नया मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं, तो महात्मा गांधी को पावर दी गई थी कि महात्मा गांधी अब एक नया मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और ये भी डिसाइड किया गया था कि कांग्रेस आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाएगी। तो इस टाइप के कुछ डिसीजन लिए गए थे। उसके बाद उसमें जनवरी में हमने क्या किया, तो जनवरी में हमने 26 जैन को इंडिपेंडेंस डे मनाया। और उसके कुछ दिन के बाद, 4 या 5 डेज के बाद, महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा वायसरॉय इरविन को, और उसमें महात्मा गांधी अपनी 11 पॉइंट डिमांड करते हैं, और इरविन से कहते हैं ये मेरे 11 पॉइंट हैं, इनको मान लीजिए। अगर आप नहीं मानते 11 पॉइंट्स को, देन मैं एक मूवमेंट खड़ा करूंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको अबोलिश कर दीजिए। इरविन ये डिमांड नहीं मानता है, और उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या लॉन्च किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है लॉ ब्रेक करना। इससे पहले जो मूवमेंट था, तो आप महात्मा गांधी के अगर ऑल इंडिया मूवमेंट देखेंगे तो उसमें था, इसमें रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया था जब ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, नॉट टू कोऑपरेट, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, बट सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है हम लॉ ब्रेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं हम एक नेक्स्ट लेवल आते जा रहे थे। तो महात्मा गांधी क्या लॉन्च करने वाले हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 1939 का जो ईयर है। वाई 1939, बिकॉज 1939 में क्या होगा स्टूडेंट, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो अगर कोई आपका डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू।